सब लोग हेडिंग लिखिए। आज करेंगे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25, इसका नाम है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25, इसका नाम है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लिखिए इसमें कंसेप्ट 1, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25। लिखिए बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 listed companies, unlisted companies, listed companies and unlisted companies। listed companies में लिखिए ये जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, शॉर्टकट में इसको लिख देंगे IFR। तो लिस्टेड कंपनीज पे इंड AS 34 लगेगा। interim financial reporting is mandatory for listed companies as per SEBI guidelines। interim financial reporting is mandatory for listed companies as per SEBI guidelines। अनलिस्टेड में लिखिए हैविंग नेट वर्थ ₹250 crore or more in days 34 having net worth less than 250 crore। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में लिखिए एज पर प्रोविजन
accounting standard 25 does not mandate any company to prepare interim financial reporting, but it can be referred for guidance only. If company wants to prepare interim financial reporting, it means that accounting standard 25 is not mandatory in nature, but it helps the entities in preparing interim financial reporting. आगे लिखेंगे कंसेप्ट टू। कंसेप्ट टू, लिखिए बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25। दो ऑब्जेक्टिव होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 के। पहला है टू कीप द इन्वेस्टर अपडेटेड, और दूसरा है टू प्रिपेयर financial statements timely। हो गया बेटा? चलो अब पहले इतना मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो अब ध्यान से मेरी बात सुनो, सबने अगर लिख लिया हो तो। देखो बेटा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25। अब ये है क्या? सब लोग बताओ जरा, फाइनेंशियल ईयर किस डेट पे शुरू होता है? किसी भी ईयर की 1 अप्रैल को, और ख़त्म कब होगा? नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को। जैसे जो ईयर शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 23 को, वो कब ख़त्म होगा? 31 मार्च 2024 में। ठीक है, अब सुनना। अब ये बताओ, जब से अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया और आज तक यही पढ़ा कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हम जर्नल बनाते रहते हैं, उसकी लेजर बनाते रहते हैं, टाइम टाइम पे ट्रायल बना के चेक करते रहते हैं सब कुछ ठीक है कि नहीं है, और फिर जब ये लास्ट डेट आती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट डेट। इस डेट पे हम लोग बनाते हैं अपने फाइनल अकाउंट्स। बताओ बेटा,
यही पढ़ा है ना आज तक? ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि थ्रू आउट द ईयर कोई भी कंपनी जर्नल बनाती है, लेजर बनाती है, बीच बीच में ट्रायल बैलेंस बना के चेक करती रहती है, और लास्ट डेट पे 31 मार्च को बनता है कंपनी का फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनता है। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या हुआ? बैलेंस शीट बनेगी, कंपनी की बात हो रही है इसलिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब बनेगा 31 मार्च को। यहां तक समझ में आ रहा है? अब अगली बात सुनना बेटा। अब मुझको एक बात बताओ, मुझको एक बात बताओ, कंपनी ने यहां से लेके यहां तक 12 महीने बिजनेस किया, 12 महीने बाद कंपनी ने अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए और उसमें आ गया लॉस, उसमें लॉस आ गया, पीएल में लॉस आ गया। तो अब बताओ उस लॉस को क्या हम इस ईयर में रेक्टिफाई कर सकते हैं बैक डेट से जाके? कल पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या बोलता है? बैक डेट से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा करेंट डेट से होगा। तो बैक डेट में जाके उसको रेक्टिफाई तो कर नहीं सकते। समझ में आ रही बात सबको? अच्छा, तो अब ऐसे में एक तो कंपनी अगर यहाँ पे लॉस आ गया तो कई सारी बातें हुई क्या। एक तो कंपनी को लॉस हुआ तो इनके जो शेयर का प्राइस है वो गिरेगा। दूसरा बेटा, कंपनी के जो लेंडर्स हैं, लेंडर्स का क्या मतलब हुआ? जिन्होंने कंपनी को फंड प्रोवाइड कर रखा है, फंड प्रोवाइड किया है। कौन कौन लोग कंपनी को फंड प्रोवाइड करते हैं? कंपनी ने डिवेंचर इशू किए हैं, कंपनी ने कोई बॉन्ड इशू किया है, कंपनी ने किसी तरह का कोई बेटा लोन ले रखा है, तो ये लोग क्या हो गए? ये हमारे लेंडर्स हो गए। तो इन लोगों को भी प्रॉब्लम होती है ना कि जिसको हमने उधार दिया वो घाटे में चल रहा है, तो बंद हो जाएगी कल को, हमारा पैसा फंस जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? तो तो कंपनी ऐसे करती है, अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसे करती है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी और मार्च। तो बेटा कब, अब अगर यहाँ कंपनी को घाटा हुआ तो वो घाटा अब अगले साल ही रिकवर होगा, बैक डेट में जाके रिकवर नहीं हो सकता, और उससे कंपनी को तो नुकसान नहीं है, लेंडर्स को भी प्रॉब्लम होती है। तो अब उसका एक तरीका ये बनाया गया, कहा गया अगर ऐसा किया जाए कि अकाउंट्स में तो ये लिखा है कि जब भी तुम लोगों ने जब अकाउंट पढ़ना शुरू किया था तो पढ़ा था अकाउंट का डीमेरिट, देयर आर ओकेजन्स इन अकाउंटिंग। क्या बोला मैंने? ओकेजन्स मतलब 31 मार्च को जब बैलेंस शीट पीएल बनेगा तभी पता चलेगा कि हम फायदे में हैं कि घाटे में हैं, साल भर खाली हम बिजनेस करते रहते हैं, है ना? तो ये डीमेरिट थी। तो अब इसका उपाय क्या निकाला गया? तो ये कहा गया बेटा कि ऐसा किया जा सकता है कि ऐसे करो, अप्रैल हो गया, मई हो गया और जून हो गया, तो जब एक क्वार्टर पूरा हुआ तो एक बार यही फाइनल अकाउंट बन जाए, यहाँ पे फाइनल अकाउंट बन जाए पहले क्वार्टर का। फिर जून जुलाई, ये जुलाई अगस्त और सितंबर निकला तो यहाँ पे दूसरे क्वार्टर का फाइनल अकाउंट बन गया, ये पहला क्वार्टर हुआ, ये दूसरा क्वार्टर हुआ। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर निकला तो कह दिया जाएगा कि यहाँ पे ये तीसरे क्वार्टर का एक बार फिर से फाइनल अकाउंट बन जाए, और यहाँ पे आखिरी में जो फाइनल अकाउंट बनेगा वो पूरे साल भर का होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? लेकिन ये अकाउंट बनेंगे, कंपनी खुद के लिए बनाएगी, इसको पब्लिक नहीं करेगी। ये जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनेंगी वो किसके लिए होंगी? खुद के लिए होंगे, पब्लिक के लिए नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये जो क्वार्टरली हर 3-3 महीने पे जो रिपोर्ट्स अपने लिए कंपनी बनाते सब कुछ है, डायरेक्टर्स को सब पता होता है कंपनी में क्या होने वाला है, ठीक है? जैसे हम लोग नहीं न्यूज़ सुनते रहते हैं, कोई कंपनी अचानक से नुकसान हुआ, बंद हो गई, तो अंदर अंदर सब उनको पता होता है, वो तो हर 3-3 महीने पे ट्रैक कर रहे होते हैं। तो तो बेटा अब ये चॉइस है कंपनी की, चाहे तो बनाए चाहे तो ना बनाए, लेकिन आप बताओ क्या बेटर है, बना लेना या ना बनाना? बना लेना बेटर है। तो अब ये कंपनी की चॉइस है, तो जब हर 3-3 महीने बाद वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। समझ में? इसी को बोलेंगे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये किसके लिए बनाया जाता है? पब्लिक के लिए नहीं, कंपनी खुद के लिए बनाती है, अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। बोलो समझ में आई बात? ठीक है, तो आपके एएस का
नाम है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो अब मतलब अब ये तो सबको पता ही है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे होती है, कंपनी की बैलेंस शीट और पीएल वगैरह कैसे बनते हैं। तो इंटरिम का मतलब यही हो गया बेटा कि हर 3-3 महीने पे क्वार्टरली जब इसको बनाया जाता है, क्वार्टरली जब इसको बनाया जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो अब इसमें केवल 3 महीने की जानकारी होगी, इसमें 3 महीने की, इसमें 3 महीने की, इसमें 3 महीने की, और यहाँ फिर से जो बनेगी उसमें पूरे साल भर की जानकारी होगी। अब क्या हुआ, जैसे मान लो हमने 3 महीने का बनाया, यहाँ हमें लॉस है, तो हम ज़्यादा एफर्ट करके अगले क्वार्टर में प्रॉफिट में आ सकते हैं, या नहीं प्रॉफिट होगा तो लॉस तो कवर कर लेंगे। समझ आए? यहाँ कम लॉस हुआ मतलब करके क्वार्टरली बनाने का फायदा ये होता है कि हमें खुद पता चलता रहता है 3-3 महीने में हमने कितना बिजनेस किया। तो अगर हम पीछे चल रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के हम लोग उसको कवर कर पाएंगे। बात समझ में आई? इसी को बोलते हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सब लोग बताओ, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो आपके ये एएस का नाम है। अब थोड़ा डीप में चलते हैं। तो देखो बेटा, ये जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ये जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, अभी एएस 25 छोड़ो, अभी ऐसे देखो, ये जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कंपनी बनाती है, मैंने एक बार भी नहीं बताया कि लिस्टेड कंपनी बनाती है कि अनलिस्टेड कंपनी बनाती है। तो अब ये देखिए यहाँ पे सारी जानकारी लिखी है, क्या इसको लिस्टेड कंपनी भी बनाती है और इसको अनलिस्टेड कंपनी भी बनाती है। कौन कौन बेटा? लिस्टेड कंपनी और दोनों बनाती हैं। अब बताओ, अपने दिमाग से सोच के बताओ, कौन सी कंपनी बड़ी होगी, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है या जो लिस्टेड नहीं है? तो लिस्टेड कंपनी बड़ी होती है, और बड़ी कंपनी पे लगता है इंड एस। क्या लगता है? इंड एस पढ़ोगे फाइनल में। अभी क्या पढ़ रहे हो? एएस। एएस लगता है छोटी कंपनी पे। समझ आए? तो जो बड़ी कंपनी है उसके लिए मैंडेटरी है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना। क्या है? मैंडेटरी, कोई चॉइस ही नहीं है, उनको बनाना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। और क्या कैसे बनेगा? इंड एस 34 के हिसाब से, जैसे इंड एस 34 में लिखा है उसके हिसाब से वो लोग बनाएंगे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। समझ में आ रहा है? उनके लिए मैंडेटरी है, बड़ी कंपनीज के लिए, क्योंकि लिस्टेड है, पब्लिक का पैसा लगा है, तो उस पर ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, अब अगर यहाँ आ जाए अनलिस्टेड कंपनी में, तो बेटा अनलिस्टेड कंपनी को भी दो कैटेगरी में बांटा गया। नंबर एक, जिनकी नेट वर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा है, 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, वो लोग भी कैसे काम करेंगे? इंड एस 34 से। कैसे करेंगे? और जिनकी नेट वर्थ 250 करोड़ से कम है वो करेंगे एएस 25 के हिसाब से। किसके हिसाब से? अब इन लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है, इनकी मर्जी, बनाए चाहे मत बनाए। समझ आए? लेकिन इनके लिए मैंडेटरी है। तो आप बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं, लिस्टेड या अनलिस्टेड? अनलिस्टेड पढ़ रहे हैं। अनलिस्टेड कितने वैरायटी की हुई? एक जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, और एक जिसकी उससे कम है। तो हमारे सिलेबस में उससे कम वाला है बेटा। ठीक है? तो इन पे लगेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25। बाकी सब कैसे काम करेंगे? इंड एस 34 से। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब सुनिए अगली बात। हम लोग पढ़ रहे हैं इंड एस 25। तो मैंने आपको ये बताया कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वार्टरली होता है, हर 3 महीने पे। लिस्टेड कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी है, अनलिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो चाहें तो कर सकते हैं, जैसे चाहें तो कर सकते हैं। और अगर कोई कंपनी जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा है वो लोग करेंगे इंड एस से, जिसकी 250 करोड़ से कम है वो लोग करेंगे एएस 25 से। तो इसका मतलब हम लोग की पढ़ाई यहीं तक सीमित है, हम लोग इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो कंपनी जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है वो लोग अपनी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। बोलो, समझ में आया? अब आगे अगली बात सुनिए। देखो बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनना। कौन सा एएस पढ़ रहे हो? क्या नाम हुआ इसका? ठीक है, अब सुनो। अब एएस 25 मैंडेट नहीं करता। एएस 25 किस पे लगेगा? उस कंपनी पे जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है। तो ये कोई फोर्स नहीं करता कि नहीं सब लोग इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करो। यहां पे ये नहीं लिखा है कि करिए इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यहां लिखा है अगर करना चाहो तो ऐसे करो। समझ आई मेरी बात? ठीक है? एएस 25 किसी को फोर्स नहीं करता कि यू हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हर क्वार्टरली। कुछ ये मैंडेट नहीं करता, ये कहता है अगर तुम बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओ, उस पर गाइड कौन करेगा हमें? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25। समझ में? देखो क्या लिखा है यहाँ पे,
हमने लिखा as per the provision of AS 25, as per the provision AS 25 does not mandate any company to prepare IFR. वो फोर्स नहीं करता कि बनाओ, but it can be referred for the guidance only. लेकिन guidance के लिए इसको हम लोग रेफर कर सकते हैं. If company wants to prepare interim financial reporting, it means that AS 25 is not mandatory in nature, but it helps the entities to prepare interim. तो ये मैंडेट नहीं करता, ये बताता है कि ठीक है अगर बनाना चाहते हो तो उस पर हम गाइड करेंगे, जो उसके की पॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आएगी हम बताएंगे कैसे काम करना है. बोलो सबको समझ में आ गया यहाँ तक? अब आगे बेटा, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? दो ही ऑब्जेक्टिव है. जब हर 3 महीने पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे हमारे, तो हमारे इन्वेस्टर भी अपडेट रहेंगे, उसमें प्रॉफिट रहेगा तो उनको भी तसल्ली रहेगी, और दूसरा हमारे पास भी टाइमली बन जाएगा, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली बन जाएंगे. नहीं तो पता है क्या होता है, जहां नहीं बनाया जाता, इधर देखो ध्यान से सुनना, जहां नहीं बनाया जाता वहां बहुत दिक्कत होती है बेटा. क्या दिक्कत होती है? अब बताओ बैलेंस शीट कब बनती है? 31 मार्च को बनती है कि 31 मार्च से बनना शुरू होती है? 31 मार्च से बनना शुरू होती है, लेकिन लिखते हम ट्रांजेक्शन्स कहाँ तक के हैं? 31 मार्च के, उसके बाद वाला छोड़ देते हैं. 31 तारीख तक तो बिजनेस ही चलता है, कैसे उस दिन फाइनल कर दोगे? समझ रहे हैं? अब उसके बाद क्या होता है, जब जब साल भर नहीं बनाते हो, यहाँ से बनाना शुरू करोगे, जब यहाँ से बनाना शुरू करोगे तो क्या होता है, उधर सरकार ऑडिटर भेजेगी, टाइम पे ऑडिट करो जाके. अब क्या होता है, इधर बैलेंस शीट ही नहीं बन पाती. क्यों? ट्रांजेक्शन ही नहीं होते. ट्रांजेक्शन कह रहा हूँ, सारी रिपोर्ट्स ही नहीं होती. अब जैसे हम लोग तो एक पेज वाला सवाल लगाते हैं ना, प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, अभी जब आगे देखोगे, किसी पता चला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस शीट बनाने गए, 25,000 ब्रांच है, हर ब्रांच क्या है? इंडिपेंडेंट. क्या है? इंडिपेंडेंट है. तो 25,000 ब्रांच की 25,000 बैलेंस शीट होगी, उसको एक में मर्ज करके तब एक बनेगी बैलेंस शीट. बोलो बेटा, दो आदमी से कोई सामान चाहिए हो तो उसमें से एक ना एक कुछ ना कुछ भूल ही जाएगा. 25,000 से कुछ चाहिए होगा तो किसी का कुछ गलत होगा, किसी का कुछ गलत होगा. समझ में? तो बहुत वो दिक्कत हो जाती है उसमें. लेकिन अगर हर 3 महीने पे हम अपडेट करते रहेंगे तो ये आखिरी वाली बनाने में समय नहीं लगेगा ना, 3 क्वार्टर का तो मेंटेन होगा ना. आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है? ठीक है, इसलिए हम लोग इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं. तो इससे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपडेटेड रहते हैं, दूसरा टाइमली हम लोग के रिकॉर्ड्स बन जाते हैं. इन्वेस्टर्स को अपडेट करने का मतलब, जैसे तुम लोग पढ़ते हो ना डिवेंचर के बारे में अपने कंपनीज एक्ट में, डिवेंचर ट्रस्टी पढ़ा है कि नहीं? उन लोग का क्या काम है? डिवेंचर होल्डर्स का पैसा कहाँ लगा है कंपनी में, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, उसको वॉच करते रहते हैं और डिवेंचर होल्डर्स को बताते रहते हैं. तो कहीं कुछ गलत सही होगा तो इसी रिपोर्ट को देख के इससे वो लोग डिवेंचर होल्डर्स को बताते रहते हैं. समझ आया ना? तो ये बात हुई. तो दो कंसेप्ट हो गए. आइए अब कंसेप्ट नंबर 3 पे. कंसेप्ट नंबर 3, इसका नाम है फॉर्म्स एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब अगर 12 महीने बाद बने तब तो सबको पता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड कैसे कैसे क्या क्या होगा वो सबको पता है. लेकिन अगर हम हर 3 महीने पे बना रहे हैं तो फिर हमारे क्या फॉर्म क्या होगी और उसके कंटेंट्स क्या क्या होंगे. शुरू करें? चलो अब मेरी तरफ देखो. ये बताओ बेटा, बैलेंस शीट कुछ बच्चों ने पढ़ी है, कुछ ने नहीं पढ़ा है, तो 11th-12th में तो थोड़ा बहुत देखा होगा. तो अब बताओ, उसमें ऐसे नहीं होता था, बैलेंस शीट में जो अमाउंट लिखते हो वो 1 साल का लिखते हो या 2 साल का लिखते हो? जो फॉर्मेट है उसमें 2 साल के बारे में बताया गया है, प्रीवियस ईयर एज वेल एज करेंट ईयर. लेकिन अब हम लोग के सवाल थोड़े ना बनेंगे 2 साल पे, तब तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना. समझ में आ रहा है? तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, अब बताओ, वो जो बैलेंस शीट आपने पहले पढ़ी है वो कब बनती है? ईयरली. कब बनती है? तो वहां लिखते हो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर. अब यहाँ क्या लिखोगे? प्रीवियस क्वार्टर और, ऐसे छोटे छोटे चेंजेस आएंगे ना, तो वो उसकी क्या फॉर्म होगी, क्या तरीका होगा, वो आप यहाँ पे पढ़ने जा रहे हो. लिखिए जरा. फर्स्ट पॉइंट,
interim financial reporting means preparation and presentation of quarterly financial statement. Quarterly financial statement. इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स क्वार्टरली बैलेंस शीट, क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस, क्वार्टरली कैश फ्लो, क्वार्टरली नोट्स टू अकाउंट्स। क्वार्टरली अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे तो उसका मतलब हुआ क्वार्टरली बैलेंस शीट, क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ पीएल, क्वार्टरली नोट्स टू अकाउंट्स, क्वार्टरली कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब बनाया जाएगा। बी पॉइंट में लिखिए रिक्वायर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला है बैलेंस शीट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। लिखिए पहले बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट quarterly basis for each quarter, quarterly basis for each quarter separately with comparative with comparatives of same period in preceding year। इसका मतलब जब भी बैलेंस शीट बनेगी तो क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, पहले क्वार्टर में करेंट ईयर की भी जानकारी होगी, प्रीवियस ईयर की, करेंट ईयर प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। क्वार्टर वन अप्रैल टू जून, क्वार्टर टू जुलाई टू सितंबर, क्वार्टर थ्री
October to December, quarter 4, January to March. January to March. Profit and loss statement. अगली हेडिंग इसमें लिखिए क्वार्टरली बेसिस फॉर ईच क्वार्टर separately with comparative for same period in previous year. Cumulative basis up to date till the end of each quarter with its comparative. Cumulative 3 months, 6 months, 9 months and 12 months. आगे लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट. लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट is required only on cumulative basis. With its comparative. Cash flow statement is not required for each quarter separately. हो गया बेटा.
चलो स्क्रीन पे देखिए। तो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कंसेप्ट 1 में कि AS5 किस पे अप्लाई होता है, और ये पढ़ा ये मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ ये बताता है अगर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है तो कैसे करेंगे। फिर यहाँ हम लोगों ने सीखा इसका ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टर्स अपडेट रहें और टाइमली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाए। अब यहाँ पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब फॉर्म्स एंड कंटेंट्स का मतलब क्या क्या हुआ बेटा? जब हम लोग बैलेंस शीट ईयरली बेसिस पे बनाते हैं तो क्या क्या बनाते हो उसमें? बैलेंस शीट बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, और उसके साथ साथ क्या होता है? नोट्स टू अकाउंट्स। तो इतनी चीज़ें बनती हैं। तो जब हम लोग क्वार्टरली बनाएंगे तो क्वार्टरली भी हम लोग क्या क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हम लोग बनाएंगे ही बनाएंगे। और बैलेंस शीट बिना नोट्स टू अकाउंट्स के बनेगी ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ आओ, अब बैलेंस शीट बनेगी कैसे? तो ये देखो यहाँ लिखा क्वार्टरली बेसिस फॉर ईच क्वार्टर सेपरेटली विद कंपेरेटिव ऑफ द सेम पीरियड इन द प्रीसीडिंग ईयर। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब ये हुआ, जब आपने पढ़ा था कंपनी की बैलेंस शीट, या जो लोग नहीं पढ़े हो तो अभी आगे पढ़ोगे, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो ये देखो, ये कंपनी की बैलेंस शीट होती है, तो इसमें हम करेंट ईयर का भी डेटा लिखते हैं और प्रीवियस ईयर का भी डेटा लिखते हैं। ठीक है, जिससे कंपेयर हो पाए कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अब हम लोग के क्वेश्चन में नहीं आता, वरना दो बैलेंस शीट बनानी पड़ जाएगी ना एक ही क्वेश्चन में, तो कितने नंबर का आएगा? तो हम लोग को एक ही में, लेकिन जब हम लोग फॉर्मेट पढ़ते हैं तब ऐसे पढ़ते हैं ना कि 2 साल का बनेगा। तो जैसे ये बनता है करंट ईयर प्रीवियस ईयर का, ठीक वैसे यहाँ पे जब आप क्वार्टरली काम करोगे, जब आप क्वार्टरली काम करोगे बेटा, जब क्वार्टरली काम करोगे तो हम लोग क्वार्टरली कंपैरिजन करेंगे। जब क्वार्टरली करोगे तो हम लोग क्वार्टरली कंपैरिजन करेंगे। जैसे अभी बैलेंस शीट में देखा नहीं, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, वैसे यहाँ क्या होगा? करंट क्वार्टर और प्रीवियस ईयर। जैसे पहला क्वार्टर क्या होता है? अप्रैल से जून। तो अप्रैल से जून करंट ईयर का, और अप्रैल से जून का डेटा पिछले साल का। समझ आए? सेकेंड क्वार्टर कब होता है? जुलाई से सितंबर। तो जुलाई से सितंबर तक का करंट ईयर का डेटा, उसके साथ में क्या लिखा जाएगा? जुलाई से सितंबर तक का प्रीवियस ईयर का डेटा। अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ पे करंट ईयर का तो प्रीवियस ईयर का, फिर जनवरी से मार्च तक करंट ईयर का तो प्रीवियस ईयर का। तो बैलेंस शीट ऐसे बनेगी। जब भी हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट जैसे फॉर्म में कोई चेंज नहीं है, फॉर्मेट वही होगा जैसे बनता है, बस क्या होगा? ईयर की जगह क्वार्टर आ जाएगा। अब सब लोग बताओ, पहले ये वाला पॉइंट समझ में आया सबको? बैलेंस शीट कैसे बनेगी? अब आ जाओ सेकंड पॉइंट में। पीएल कैसे बनेगा? पीएल कैसे बनेगा? तो कहते हैं बेटा पीएल भी ऐसे ही बनेगा, क्वार्टरली बेसिस फॉर ईच क्वार्टर सेपरेटली विद कंपेरेटिव फॉर सेम पीरियड इन द प्रीवियस ईयर। जैसे अभी यहाँ पढ़ा नहीं, जैसे 3 महीने का यहाँ पीएनएल, तो 3 महीने, इसी 3 महीने में पिछले साल क्या पोजीशन थी। जैसे लिखा ना, अप्रैल मई जून का करंट ईयर का, लास्ट ईयर का, जुलाई अगस्त सितंबर का करंट ईयर का, लास्ट ईयर का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर करंट ईयर का, लास्ट ईयर का, जनवरी टू मार्च करंट ईयर का, लास्ट ईयर का, ऐसे बनाएंगे। और इसके साथ साथ क्यूमुलेटिव भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्यूमुलेटिव मतलब, अब फाउंडेशन में सबने स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी पढ़ा था, 2 टाइप की फ्रीक्वेंसी होती थी, सिंपल फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये 1 2 3, तो ये 1 1 + 2 1 + 2 + 3, और अगर 4 है तो 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे। तो देखो, जब पीएल बनाओगे पहले क्वार्टर का, जब पीएल बनाएंगे कब का? पहले क्वार्टर का, तो पहले क्वार्टर का करंट ईयर का डेटा होगा, पहले क्वार्टर का प्रीवियस ईयर का डेटा होगा। जब बनाएंगे दूसरे क्वार्टर का, तो दूसरे क्वार्टर का करंट ईयर का होगा, दूसरे क्वार्टर का प्रीवियस ईयर का होगा, और पहले और दोनों दूसरे क्वार्टर का भी बनाया जाएगा क्यूमुलेटिव, कि पहले क्वार्टर में क्या कमाया और दूसरे क्वार्टर में क्या कमाया। समझ आ रहा है? मतलब कहने का, ये Q1 Q2, ये Q1 ऐसे रहा, Q2 ये रहा। अब जब Q2 का बनेगा तो करंट ईयर प्रीवियस ईयर, और इसी में एक और आ जाएगा क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में क्या क्या होगा? Q1 का प्लस Q2 का।
समझ में आया ना? ऐसे जब यहाँ आओगे तो करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का फिर क्या बनेगा, क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव जब बनेगा तो उसमें कब कब का आ जाएगा, पहले क्वार्टर का प्लस दूसरे क्वार्टर का प्लस तीसरे क्वार्टर का। तो जब पीएल बनेगा तो जैसे बैलेंस शीट बनी है ऐसे भी बनेगा, उसके साथ साथ क्यूमुलेटिव भी बनेगा, क्यूमुलेटिव भी बनेगा। तभी तो बेटा चारों क्वार्टर का प्रॉफिट मैच करेगा जाके ना ओवरऑल प्रॉफिट से। तो ये देखो क्या लिखा, quarterly basis for each quarter separately with comparative for the same period of the previous year, cumulative basis up to the date till the end of the quarter with its comparative। जैसे पहले क्वार्टर का बनाओगे तो कितने दिन का बनेगा, 3 महीने का कंपेरेटिव क्यूमुलेटिव वाला। दूसरे में बनाओगे 3+3 6 महीने का, तीसरे में 9, फिर एंड 12 एंड सो ऑन। समझ में? फिर बारी आई बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो यहाँ क्या लिखा देखो, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ईच क्वार्टर सेपरेटली। कोई जरूरी नहीं है हर क्वार्टर के लिए अलग से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड ओनली ऑन द क्यूमुलेटिव बेसिस विद इट्स कंपैरेटिव। कैश फ्लो स्टेटमेंट सेपरेटली नहीं बनता, कैसे बनेगा, क्यूमुलेटिव बेसिस का। तो मतलब पहले क्वार्टर का नहीं बनाएंगे तो हम सेकेंड क्वार्टर में बनाएंगे तो किसका किसका होगा, पहले दूसरे दोनों का। या तीसरे में बना लिया तो पहला दूसरा तीसरा तीनों आ गया। हर क्वार्टर का जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है, कोई कंपनी बनाना चाहे तो बनाए, बनाने के लिए कोई यहाँ पे मनाही भी नहीं है, बनाना चाहे तो बनाए। अब आगे बढ़ो। तो देखो दो चीज पढ़नी थी, कंटेंट्स एंड फॉर्म्स। तो अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि फॉर्म कैसी होगी। इसके नीचे लिखिए, ये जो अभी तक हम लोगों ने लिखा, ये जो अभी तक लिखा बेटा ए और बी, अब लिखो पॉइंट सी, फॉर्म ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो दो टाइप की फॉर्म होती है, एक होती है कंप्लीट फॉर्म, एक होता है कंडेंस्ड फॉर्म। कंप्लीट फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म। लिखिए पहले कंप्लीट फॉर्म क्या होता है। इसमें लिखिए इफ interim financial reporting is prepared in complete form, then we will disclose balance sheet, cash flow statement, and notes to account in the same manner as these statements are prepared for annual report। आगे लिखिए practically this form is not advised for IFR because important information can be revealed
important information can be revealed in this form to competitors. To competitors. अगली हेडिंग लिखिए कंडेंस्ड फॉर्म. आगे लिखिए कंडेंस्ड फॉर्म. इसमें लिखिए दिस प्रेजेंटेशन is always advised because the company reveals only material facts to the investor instead of complete information, but heading and subheading are required to be maintained. As these are mentioned in annual report. आगे लिखिए अंडर कंडेंस्ड फॉर्म following statement are required. Condensed balance sheet, condensed P&L, condensed cash flow statement, condensed notes to accounts. Condensed notes to accounts. ठीक है, अब ये देखो बेटा, हमने यहाँ पे लिखा फॉर्म्स ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कैसे किया जा सकता है? तो एक है कंप्लीट और एक है कंडेंस्ड. कंप्लीट मतलब
जैसे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, सब कुछ लिखो उसमें, 3 महीने का पूरी बैलेंस शीट, सारा नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, P&L, सब कुछ बनाओ। तो ऐसे में क्या होता है, ये इसको बोलते हैं कंप्लीट फॉर्म। लेकिन कंप्लीट फॉर्म को रेकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि अगर हम ऐसे बनाएंगे तो हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनको भी हमारी परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। मान लो आप फर्स्ट क्वार्टर में हो, तो फर्स्ट क्वार्टर में आपने जितना प्रॉफिट अर्न किया, आपकी कॉम्पिटिटर ने उतना अर्न नहीं किया, तो इन्वेस्टर या किसी के थ्रू पता लगवा लेगा ना, अगर आपने ये कंप्लीट जानकारी दे दी पूरी। तो इसीलिए क्या सजेस्ट किया जाता है, कंडेंस्ड फॉर्म में बनाओ। किस फॉर्म में? अब इसमें क्या है, जो जरूरी हेडिंग वगैरह है वो तो लिखी जाएंगी, लेकिन सारी जानकारी बहुत खुल के नहीं लिखी जाएगी इसमें। समझ आया ना? तो पढ़िए जरा क्या लिखा है। इफ interim financial reporting is prepared in the complete form, then we will disclose balance sheet, cash flow statement, notes to account in the same manner as the statement are prepared for annual report. Practically, this form is not advised for interim financial reporting because important information can be revealed to the competitors. तो ये recommend नहीं किया जाता ऐसे बनाना, बल्कि ये recommend करते हैं। ये क्या है? This presentation is always advised because company reveals only material fact. Material मतलब जरूरी, जो जरूरी फैक्ट है वह खाली वही लिखे जाएंगे to the investor instead of complete information, but the heading, sub-heading are required to be maintained. जितनी हेडिंग वगैरह होंगी वो बनेंगी, लेकिन जो मटेरियल इंफॉर्मेशन होगी वही लिखी जाएगी। इन एनुअल रिपोर्ट अंडर कंडेंस्ड फॉर्म फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड: कंडेंस्ड बैलेंस शीट, कंडेंस्ड पीएल, कंडेंस्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंडेंस्ड नोट्स टू अकाउंट्स। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा? शॉर्टकट में लिखा जाएगा सब कुछ। इसका मतलब क्या हुआ, तुम लोग याद करो, जब हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में नोट, शेयर कैपिटल के लिए नोट्स टू अकाउंट बनता है कि नहीं बनता? ठीक है, अब आपको पता है उसमें क्या क्या लिखा जाता है? इतनी सारी चीजें लिखी जाती हैं। अब इतना प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मिलता नहीं, अगर हम लिखें तो इतना लिखना पड़ेगा। क्या क्या है देखो: ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल विद नंबर एंड अमाउंट, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, पार वैल्यू, चलो ये तो समझ में आता है। अब ये देखो यहाँ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या देना होगा? रिकंसिलेशन का मतलब, जैसे पहले पहले हमारे पास इतने शेयर थे, फिर इतना हमने इशू किया, फिर इतने का बाईबैक कर लिया, इतने का बोनस बांट दिया, अब हमारे पास इतना है। समझ आ रहा है? लेकिन ये सब ना लिखो, डायरेक्ट ये लिख दो, तो नोट तो बन ही गया, लेकिन इंफॉर्मेशन कंडेंस्ड हो गई ना। समझ आया? ऐसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। तो कंडेंस्ड का मतलब ये होता है, जब कंडेंस्ड बनाओगे तो उसका मतलब ये होता है हम लोग इस तरीके से काम करेंगे। तो अब बताओ कितने तरीके हैं बनाने के इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? 2 फॉर्म है, कौन कौन सी? कंप्लीट और कंडेंस्ड। क्या रेकमेंड करोगे? हमेशा कंडेंस्ड। क्यों? इसमें मटेरियल फैक्ट्स होंगे, जो जरूरी जानकारी होगी वो मिल, जैसे हम लोग लेजर को छोड़ के ट्रायल बैलेंस नहीं लेते। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, उसी लेजर का ही तो बैलेंस होता है, एक साथ मिल जाता है, थोड़ा इजी रहता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे हम लोग कंडेंस्ड इंफॉर्मेशन को लेके चलेंगे। अब आगे बढ़िए, लिखिए कंसेप्ट नंबर 4। इसका नाम है फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड while preparing interim financial reporting। जब हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे होंगे तो कौन कौन से फैक्टर्स हम लोग ध्यान में रखेंगे? लिखिए बेटा। सबसे पहला है अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज लिखिए, एज पर प्रोविजन
accounting policies accounting policies should be same in interim financial reporting and annual report. It means that we cannot use different policies in two sets of report. लिख लिया? चलो अब देखो, ध्यान से सुनते जाना। कौन सा एस पढ़ रहे हो? क्या नाम है इसका? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। किस पे एप्लीकेबल होता है, लिस्टेड या अनलिस्टेड? अनलिस्टेड में भी कौन से? जिनकी नेटवर्थ लेस देन 250 करोड़ हो। अब बताओ क्या लिखा है एस 25 में? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है या ये कंपनी पे डिपेंड करता है? तो फिर ये क्या करता है, ये बताता है कि अगर आप बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, उसके बारे में बताता है। अच्छा, अब क्यों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन्वेस्टर्स अपडेटेड रहें और कंपनी टाइमली अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना ले, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब आगे हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, अगर बनाएंगे हम लोग तो क्या क्या बनाना होगा? तो हमें बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, सब कुछ बनाना होगा। बैलेंस शीट कैसे बनाओगे उसका फॉर्मेट आपने देखा, पीएल कैसे बनाओगे वो देखा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में देखा। और जब फॉर्म की बात करी जाए तो दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं, एक कंप्लीट और एक कंडेंस्ड। हम लोग क्या रेकमेंड करेंगे? कंडेंस्ड। यहाँ तक पढ़ा हम लोगों ने। अब ये लास्ट कंसेप्ट है इसे इसका। अब देखो क्या लिखा है, अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है बताओ? डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? कहाँ लिखा है? एएस 10 में। कहाँ लिखा है? एएस 10 में। ठीक है, अब बताओ एएस 10 तीन मेथड बताता है, स्ट्रेट लाइन, डब्ल्यूडीवी, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड। कौन कौन सा? ठीक है, तो अब अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होने का मतलब क्या हुआ? अगर हम अपने पीएल में, एनुअल जो पीएल हम बनाते हैं उसमें पता चला हम डब्ल्यूडीवी लगा रहे हैं, तो इसमें एसएलएम मत लगाने लगो। जो पॉलिसी वहां लग रही है वही सेम पॉलिसी किसमें फॉलो होगी? क्वार्टरली रिपोर्ट्स में भी। समझ आया? तो हमारी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो सेम होना चाहिए। बोलो क्लियर हो रहा है? जैसे बताओ स्टॉक के बारे में नहीं पढ़ते हो, स्टॉक पे कौन सा एएस लगता है? इन्वेंट्री पे कौन सा एएस लगता है? क्या लिखा है उसमें? स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड ऑन द कॉस्ट और द नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी हुई। अब पता चला एक जगह इन्वेंट्री आपने कॉस्ट पे दिखाई है, एक जगह एनआरवी पे दिखाई है। तो जो पॉलिसी है वो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जो आपकी एनुअल रिपोर्ट्स में है वही आपकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स में होना चाहिए। बोलो समझ में? अगला लिखो बेटा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। हेडिंग बनाइए, चेंज इन accounting policy takes place in any quarter if any। ठीक है, अब थोड़ा ये टेक्निकल है, 2 मिनट ध्यान से देखो। ये टेक्निकल है, सुनिए आप। बताओ, पूरे फोकस के साथ सुनना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलो बताओ,
डेप्रिसिएशन से मैं समझा देता हूँ। डेप्रिसिएशन को पहले कौन सा एएस डील, अभी कौन सा एएस डील करता है बेटा? अभी करता है एएस 10, ठीक है। पहले इसको डील करता था एएस 6, ठीक है। अब एएस 10 पहले इसका नाम क्या था? फिक्स्ड एसेट, और इसका नाम क्या था? डेप्रिसिएट क्या होता है और फिक्स्ड एसेट क्या होता है, समझ में? तो इसमें हम लोग ये पढ़ते थे, इसमें ये पढ़ते थे, तो इंस्टीट्यूट ने इसको खत्म ही कर दिया और अब अपने पास पीपी इसका नाम कर दिया। अच्छा अब सुनिएगा जरा, तो देखो जब एएस 6 हुआ करता था, वहां की बात आ रही है इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब एएस 6 होता था तो एएस 6 क्या कहता था? एएस 6 कहता था, बहुत ध्यान से बेटे मेरी बात सुनेंगे, एएस 6 कहता था कि ऐसा है, जैसे मान लो हमने यहाँ एक मशीन खरीदी ईयर 1 में, अब ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 है ये। अब मान लो यहाँ एसएलएम लगाया, यहाँ एसएलएम लगाया, अब यहाँ से हम सोच रहे हैं इस ईयर से मेथड चेंज कर दें। क्या कर दे बेटा? मेथड चेंज कर दे। हमने ईयर 1 में एसएलएम लगाया, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन लगाया ईयर 2 में, और बचा ईयर 3 और ईयर 4। अब हम यहाँ से मेथड चेंज करने का सोच रहे हैं। तो एएस 6 कहता था दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? एक रीट्रोस्पेक्टिव और एक प्रोस्पेक्टिव। क्या बोला मैंने? रीट्रोस्पेक्टिव, और रीट्रोस्पेक्टिव का मतलब हुआ बैक डेट से चेंज कर दो। कब से? बैक डेट से चेंज कर दो। और प्रोस्पेक्टिव का मतलब हुआ आज से ही चेंज हो पाएगा या किसी फ्यूचर डेट से चेंज हो पाएगा, बाद से चेंज नहीं हो पाएगा। समझ आए? बताओ फिर से एक बार, कितने तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती थी? कौन कौन सा? रीट्रोस्पेक्टिव, और रीट्रोस्पेक्टिव का मतलब बैक डेट से, और प्रोस्पेक्टिव का मतलब, ठीक है। अब सुनो बेटा, अब ये नहीं है, अब यही है, लेकिन अब वो बात आ गई है तो मुझे बताना पड़ रहा है, और नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए, इसलिए ध्यान से अब सुनना। अब सुनो, अब बैक डेट से चेंज कराते थे। अब आप बताओ, कल पढ़ाया था, बैक डेट से अब कुछ चेंज हो सकता है? पहले हो जाता था। तो पहले कैसे चेंज होता था और लॉजिक क्या देते थे? वो कहते थे देखो हमने एसएलएम यहाँ लगाया, ध्यान से सुनना, यहाँ एसएलएम लगाया, यहाँ क्या लगाने जा रहे हैं? तो कहते हैं अगर हम यहाँ से डब्ल्यूडीवी लगाएंगे तो यहाँ के पीएल को यहाँ के पीएल से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है, यहाँ अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है। बोलो समझ में आ रहा है? क्या लॉजिक देते थे कि ईयर 3 का जो पीएल है उसको ईयर 2 के पीएल से हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कंपेयर कर पाएंगे? एक में मेथड क्या लगा है? एसएलएम, दूसरे में क्या लगा है? डब्ल्यूडीवी। जैसे किसी को 11th में ग्रेड मिले, 12th में नंबर मिले, कैसे कंपेयर हो पाएगा? एक आइडिया लगेगा, कंपेयर नहीं हो पाएगा। समझ आई बात? तो क्या कहा जाता था? उसका उपाय कहते हैं क्या है? कहते हैं ऐसा करो, यहां से निकालो, यहां से बैक डेट से चेंज कर दो। कैसे बैक डेट से चेंज होगा? है तो यहां, तो हम लोग ऐसे करते थे, जैसे हमने पीएल बनाया, ध्यान से सुनना, अब ऐसे लिखेंगे एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, ईयर 1 2, 2 ही साल तो हुआ है ना, तीसरे में चेंज कर ही रहे हैं। अब जैसे एसएलएम से मान लो 10 का लगता, डब्ल्यूडीवी अगर लगाएंगे तो पहले साल 12 का लगेगा और फिर मान लो 5 का लगेगा। तो आप बताओ पुराना मेथड क्या था हम लोग का? एसएलएम। नया क्या हो गया? डब्ल्यूडीवी। तो टोटल 2 साल में डेप्रिसिएशन लगनी कितनी चाहिए? 17 की। हमने कितनी लगाई है? 3 ज्यादा लगाई है। तो इस साल के पीएल में 3 इधर क्रेडिट साइड में लिख देते थे। अरे ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाए होगे तो डेबिट में लिखे होगे ना, तो 3 क्रेडिट में लिख दें, और उसको लिखते थे बाई इफेक्ट ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव। क्या लिखते थे? बाई इफेक्ट ऑफ, तो वो बैलेंस हो जाता था, और यहां से डब्ल्यूडीवी शुरू कर देते थे। समझ आए? कम लगा है तो ज्यादा लगा है काट दो, कम लगा है तो और लगा दो, ऐसे होता था। समझ में आ रहा है? अब बताओ फिर से, डेप्रिसिएशन एएस 6 के हिसाब से कितने तरीके से चेंज हो सकता था? 2। कौन कौन सा? रिट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। अब बताओ क्या रिट्रोस्पेक्टिव अलाउ है? अब क्या है? प्रोस्पेक्टिव। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखो कंफ्यूजन आएगा, फिर से बताओ, रिट्रोस्पेक्टिव अभी है या नहीं है? नहीं है, लेकिन एएस 25 में है। कहां है? ठीक है, अब पूरा एकदम फोकस करके सुनना मेरी बात। ये बताओ एएस 25 डेप्रिसिएशन कब लगता है? बताओ, क्वार्टरली लगता है कि साल के आखिरी में? अब आप बैलेंस शीट कब बना रहे हो? 3-3 महीने पे। तो आप कब लगा रहे होगे? 3-3 महीने पे। बोलो,
पहले क्वार्टर में एसएलएम लगाया, दूसरे में एसएलएम लगाया, तीसरे में एसएलएम लगाया, चौथे में अब लग रहा है कि नहीं डब्ल्यूडीवी लगाना चाहिए, तो अब चौथे में क्या लगेगा, डब्ल्यूडीवी लगेगा। लेकिन प्रैक्टिकली जो हमारी बैलेंस शीट बाहर जाएगी वो तो साल भर की जाएगी ना, तो क्या करते हैं, कहते हैं बैक डेट से चेंज कर लो, पहले क्वार्टर का भी डब्ल्यूडीवी करो, दूसरे का भी डब्ल्यूडीवी करो, तीसरे का भी डब्ल्यूडीवी करो और चौथे, अरे एक क्वार्टर का तो चेंज, एक साल का तो अंदर अंदर चेंज हो ही जाएगा ना बेटा। बात समझ में आई? अब बताओ फिर से, कितने तरीके से चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकता है, प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव। कौन सा अलाउ नहीं है, कौन सा अलाउ है, किस एएस की वजह से, एएस 5, ऐसे लॉजिकली बात करनी है ना, ठीक है, एएस 5 की वजह से। लेकिन अब यहां पे क्या है, एक ही साल को हमने 4 टुकड़ों में तोड़ दिया ना, एक साल को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, तो अब अगर 4 टुकड़ों में तोड़ दिया तो है तो भाई वही ईयर ना, पहला महीना यहां से शुरू हो रहा है, 12 महीने तक यहां जा रहा है, तो आपने यहां एसएलएम लगाया, यहां एसएलएम लगाया, अब आपको लग रहा है यहां कि नहीं यार डब्ल्यूडीवी होना चाहिए, तो अल्टीमेटली तो डेप्रिसिएशन यहां लगना है लास्ट डेट पे, तो वो कहते हैं यहां भी डब्ल्यूडीवी कर लो, यहां भी डब्ल्यूडीवी कर लो, और यहां भी डब्ल्यूडीवी, तो यहां तो हो ही जाएगा मान लो, समझ में, क्योंकि ये साल भर की बात है तो अंदर अंदर तो चेंज हो ही जाएगा ना। फाइनल डेप्रिसिएशन कब लगेगा, ऑन द बैलेंस शीट डेट, समझ में, ये बात हम लोग लिखने जा रहे हैं। कोई डाउट? अब बताओ अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी रखोगे, सेम जैसी हमारी एनुअल स्टेटमेंट की बनेगी वैसी किसकी होगी, इंटरिम की होगी। और अब इसको लिखिए, लिखिए एज पर द प्रोविजन चेंज इन पॉलिसी should be adjusted on retrospective basis. It means that we will consider its impact in related quarter as well as in earlier quarters on proportionately basis. हो गया? अगली हेडिंग, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, हो गया बेटा? अब इधर देखो मेरी तरफ, ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए एकदम ध्यान से बताओ, अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी होगी, सेम या डिफरेंट होगी, सेम होगी। आगे बताओ, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया तो कब से करेंगे, करेंट डेट से या बैक डेट से, उसको टेक्निकली क्या बोलते हो, रिट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, अब क्या लिख रहे हो, चेंज इन, ये होगा प्रोस्पेक्टिव, ये कब से होगा, देखो ऐसे कंफ्यूजन है, फिर से बताओ अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी होगी, सेम या डिफरेंट, फिर बताइए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कब से होगा, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, कब से, और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट ये होगा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, कब से, ठीक है। अब ये समझा देता हूं फिर लिख लेते हैं, 2 लाइन का है। अब बताओ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है, अकाउंट के अंदाजे, एस्टिमेट का मतलब अंदाजा,
तो अकाउंट्स में हम लोग क्या अंदाजा लगाते हैं? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बताओ। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ एसेट। कॉस्ट क्या है? जितने में एसेट खरीदा, बोलो। स्क्रैप वैल्यू क्या है? जितने में कब यूजफुल लाइफ के, तो उसका तो अंदाजा ही लगा सकते हो, जब बिकेगा तब ना पता चलेगा। तो दिस इज अकाउंटिंग एस्टिमेट। समझ में? ये क्या लिखा है? लाइफ। लाइफ के सामने हमेशा लिखा होता है एस्टिमेटेड लाइफ। अरे डिपेंड करता है एसेट कैसे यूज करो, ढंग से यूज करोगे ज्यादा चलेगा, रफ यूज करोगे जो लाइफ होगी उससे भी कम चलेगा, तो इट इज एस्टिमेटेड। समझ में आई बात? ठीक है। और तमाम सारे पढ़े हो, प्रोविजन नहीं बनाते थे 2% का, 2.5% का, 5% का, उसका कोई रूल थोड़े ना है। एक अंदाजा लगाता है बिजनेसमैन, जो समझ में है उतने का बना लिया। तो अंदाजा हरदम फेल हो जाता है, कभी ओल्ड प्रोविजन ज्यादा होती थी, कभी न्यू वाली होता था ना ऐसे। तो वैसे यहां कहा जा रहा है अगर कोई चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होगा, क्या होगा बेटा? तो वो हम लोग उसी क्वार्टर से लिखेंगे जब से वो चेंज आया। इसका क्या मतलब हुआ? देखो इधर, इसका क्या मतलब हुआ यहां से देखना। जैसे ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3 और आखिरी वाला हो गया Q4। अब यहाँ मान लो हम लोग डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, तो हमने कहा हमारी जो मशीन है 10 लाख की मशीन है, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख की है और 8 साल की उसकी लाइफ है, तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन आएगा। 1 लाख साल भर का होगा, उसके 4 टुकड़े कर दिए, 25,000 हो जाएगा साल भर का, मतलब 3 महीने का। अब फिर देखो क्या हुआ, हम सेकेंड क्वार्टर में आ गए। सेकेंड क्वार्टर में, बोलो यहां तक समझा रहे? सेकेंड क्वार्टर में आ गए। अब जब हम सेकेंड क्वार्टर में आए बेटा, सेकेंड क्वार्टर में, तो कॉस्ट तो चेंज कभी होगी नहीं, ये तो वही रहेगी। लेकिन अब एक एक्सपर्ट ने आया, विजिट किया उसने, और उसने कहा ये मशीन तुम्हारी 2 लाख में नहीं, बहुत मुश्किल से 1 लाख में बिक जाए, तो वो भी बहुत ज्यादा है। अब है तो अंदाजा ही। अब स्क्रैप वैल्यू कितनी हो गई? 1 लाख हो गई। तो अब डेप्रिशिएट कितना होगा? 9 लाख। डेप्रिशिएट इसको बोलते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। क्या बोलते हो? देखो 10 लाख की मशीन थी, 2 लाख उसका स्क्रैप से मिल गया, तो 2 डेप्रिशिएट हुआ ही कहाँ? डेप्रिशिएट 8 हुआ ना। वैसे यहाँ 10 की मशीन थी, 1 वापस मिल गया, तो डेप्रिशिएट कितना हुआ? 9 हुआ। और उसने कहा 8 नहीं, ये 9 साल चलेगी, या चलो 8 ही रहने दो। उसने कहा ये यही रहेगी। अब बताओ, अब इसको मुझे 8 से डिवाइड करना होगा ना बेटा, तो अब मेरा जो डेप्रिसिएशन है वो चेंज हो जाएगा। अब ये देखो, अगर हम 9 को डिवाइड करेंगे 8 से, मतलब 9 लाख को डिवाइड करेंगे 8 से, तो साल भर का 1,12,500 आ गया। क्वार्टरली करोगे तो ये आ रहा है 28,000। समझ आया? तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ का डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा 28,125। हम इसको नहीं छेड़ेंगे। When you came to know about the accounting estimate, तभी से वो चेंजेस आएंगे, बैक डेट से चेंज। यहाँ थोड़े ना उसका अंदाजा गलत था, यहाँ सब ठीक था ना। आई बात समझे? तो अब बताओ फिर से, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कब से चेंज होगी? बैक डेट से या करेंट डेट से? बैक डेट। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कब से होगी? बैक डेट से। और ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट करेंट डेट से। जब हमें अंदाजा लगा कि ये चीज इतनी बदल गई है, तो उसी क्वार्टर से वो रिकॉर्ड होगा। लिखो इसको, as per provision, as per the provision change in estimate is always adjusted on prospectively basis, so that impact of change in estimate will be recorded in related quarter only. There will be no adjustment in earlier quarter. There will be
नो एडजस्टमेंट in earlier quarters. अगला लिखिए, सीजनल बिजनेस सीजनल बिजनेस इसमें लिखिए, as per the provision, income and expenses shall be reported in the quarter to which items are related, even if nature of business is seasonal. It means we cannot allocate revenue or expense of a quarter over any other quarter. हो गया? चलो अब इधर देखो बेटा, ये क्या चीज़ है? सीजनल बिजनेस का। यहाँ देखिए, जैसे मान लो किसी ईयर में 4 क्वार्टर हैं। अब ये बताओ, किसी का सीजनल बिजनेस है। सीजनल बिजनेस मतलब आखिरी के 2 क्वार्टर में होता है, शुरुआत में नहीं होता। तो कह रहे हैं कि बेटा, अब कह रहे हैं यहाँ जो सेल हुई है, अब ऐसा मत करो कि जैसे शुगर मिल होती है 6 महीने, ये तो चलती है ना बेटा, 6 महीने बंद रहती है। तो 6 महीने सीजन है, 6 महीने सीजन नहीं है। लेकिन जो एम्प्लॉय वगैरह होते होंगे, सैलरी, कुछ तो खर्चे 12 महीने जाते होंगे ना। तो वो कह रहे हैं वैसे मत करो कि 6 महीने चलेगी, तो ऐसा करो 6 महीने में तुम्हारी जितनी सेल हुई उसको 12, मतलब उसको थोड़ा यहाँ दिखा दो, थोड़ा यहाँ दिखा दो, थोड़ा यहाँ दिखा दो। ऐसे नहीं चलेगा। कह रहे हैं यहाँ सेल हुई तो यहाँ दिखाओ, यहाँ सेल हुई तो यहाँ दिखाओ, यहाँ सेल नहीं हुई मत दिखाओ। समझ में आ रहा है? जब का खर्चा है उसी क्वार्टर में दिखेगा, जब का नहीं है वहां नहीं दिखेगा। उसको आपको इवन नहीं करना है कि डिवाइड करके हर जगह दिखा दो। बात समझ में आई? खर्चे हर हर बार हैं आपके पास, खर्चे हमेशा दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब जब का जो खर्चा है वो उसी उसी पीरियड में शो किया जाएगा, कहीं आगे पीछे किसी क्वार्टर में शो नहीं किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है सीजनल बिजनेस। देखिए हम लोगों ने क्या लिखा, as per the provision, income and expenses shall be reported in the quarter to which items are related, even if nature of business is seasonal. seasonal है तो भी जिस क्वार्टर में वो ट्रांजैक्शन होंगे वहीं पे दिखाया जाएगा। इट मीन्स वी कैनॉट एलोकेट रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ऑफ द क्वार्टर ओवर एनी अदर क्वार्टर। किसी एक क्वार्टर का खर्चा या रेवेन्यू दूसरे क्वार्टर में आप नहीं दिखा सकते। अगला लिखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। like fire, flood, etc. लिखिए बेटा,
same rule will be followed which has been specified for seasonal business. It means no deferment is allowed. No deferment is allowed. एक और लिखो फिर दोनों एक साथ बताएंगे. Heavy advertisement. Promotion expense. Same rule will be followed which has been specified for seasonal business. हो गया. चलो अब इधर देखिए सामने, मुझे बताइए. देखो मान लो ये 4 क्वार्टर हैं. अब मैं पहले पढ़ा रहा हूँ आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वाला. सब लोग बताओ जरा. तीसरे क्वार्टर में आग लगी फैक्ट्री में, कुछ नुकसान हो गया, तो अब बताओ इसको कहाँ दिखाना चाहिए? थर्ड क्वार्टर में, फोर्थ में, या फर्स्ट में, या सेकंड में? थर्ड में जब हुआ है तभी तो दिखाया जाएगा, आगे पीछे नहीं दिखाया जाएगा. यही लिखा है आपने, समझा है? अब अगला बताओ. हैवी एडवर्टीजमेंट हमने सेकंड क्वार्टर में किया, तो कब दिखाएं? सेकंड में कि फर्स्ट में कि थर्ड में कि फोर्थ में? सेकंड में. जब होगा तभी दिखाया जाएगा. डेफरमेंट अलाउ नहीं है. डेफरमेंट मतलब पोस्टपोन करना या आगे पीछे लिखना, ये अलाउ नहीं है. समझा है? जब का होगा उसी क्वार्टर में लिखा जाएगा. पढ़ो. यहाँ लिखा हमने सेम रूल विल बी फॉलोड एज इन सीजनल बिजनेस, दोनों में लिखा. और सीजनल में क्या था? जब का खर्चा होगा तभी लिखा जाएगा, जब का रेवेन्यू होगा तब लिखा जाएगा, कहीं और नहीं लिखा जाएगा. आगे लिखिए. प्रोविजन. प्रोविजंस. बताओ प्रोविजन कब बनता है? मैं बोल रहा हूँ कब बनता है, छोड़ो उसको. प्रोविजन की एंट्री बताओ, कल पढ़ाया था. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू. अब बताओ प्रॉफिट एंड लॉस कब बनता है? तो प्रोविजन कब बनता है? तो कहाँ दिखेगा? लास्ट क्वार्टर में. समझ में आया? पहले दूसरे तीसरे क्वार्टर में नहीं आएगा. प्रोविजन हमेशा कब बनता है? लास्ट क्वार्टर में. तो हमेशा दिखेगा लास्ट क्वार्टर में. लिखिए. एट द एंड ऑफ each quarter, provision will be created for expected future losses. अगला लिखिए रिटायरमेंट बेनिफिट. अरे एट द एंड ऑफ, ये था एट द एंड ऑफ क्वार्टर. इसको बेटा ठीक कर लो थोड़ा सा. एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर
प्रोविजन विल बी क्रिएटेड फॉर एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉसेस। इधर देखो समझाता हूं। चलो अब एक बार फिर से बेटा बताना होगा, अभी समझ में आपको आ जाएगा। बताओ फटाफट, प्रोविजन की एंट्री क्या हुई? प्रोविजन की एंट्री हुई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। और पीएल हम लोग कब बनाते हैं? लास्ट डेट पे। तो प्रोविजन भी कब आएगी? लास्ट डेट पे। ये वाले लॉजिक समझ में है? तो उस हिसाब से लास्ट क्वार्टर में प्रोविजन आएगी कि नहीं आएगी? लास्ट क्वार्टर में प्रोविजन आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। ठीक है, कब के लिए? अगले साल के लिए। कब के लिए? अगले पूरे 12 महीने के लिए। अब मुझे बताओ, यहाँ 12 महीने पे बैलेंस शीट बना रहे हो कि 3 महीने पे? तो अब बताओ प्रोविजन किसके लिए बनता है? पास्ट के लिए कि फ्यूचर के लिए? तो यहाँ के लिए फ्यूचर ये है, समझे? यहाँ के लिए फ्यूचर क्या है और यहाँ के लिए फ्यूचर क्या है? ये है। तो अगर मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में कोई नुकसान होने वाला है तो उसका प्रोविजन हम, समझ में आया? कहने का मतलब ये था, वो मैंने लास्ट वाला बता के छोड़ दिया था। फिर यहाँ अगर मुझे लगता है थर्ड क्वार्टर में कोई नुकसान होगा तो उसका प्रोविजन कब बनेगा? सेकंड क्वार्टर में। समझ में आया? तो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर हम लोग प्रोविजन बनाते जाएंगे। ये हो गया। अब बेटा आगे रिटायरमेंट बेनिफिट। 12 महीने का नहीं बनेगा बेटा, 3 महीने का बनेगा, वही तो बताया मैंने। वो तो जब ये एएस नहीं पढ़ोगे तब 12 महीने का बनता है। यहाँ जब हम पीएल बनाएंगे तो 3 ही महीने का बन रहा है ना। तो अगले 3 महीने में हमें कोई नुकसान होने वाला है तो उसका प्रोविजन हम यहीं बना लेंगे। फिर से बताऊं बेटा कि समझ में आ गया ये? रिटायरमेंट बेनिफिट का क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा? अरे अपने एम्प्लॉय को पीएफ देते हो, ग्रेचुटी देते हो, हर साल कोई ना कोई रिटायर हो रहा होगा कंपनी में, तो उसको हर क्वार्टर पे उसका इफेक्ट दिखाते हैं। As per the provision these are shown in quarterly reports. Foreign currency the application of accounting standard 11 will be made on quarterly report on same line as we apply it for annual report. देख लिया बेटा? अब ये क्या चीज़ है, स्क्रीन पे देखो। जैसे मान लो बेटा इंडिया से हमने किसी को सेल किया यूएसए में, एंट्री बताओ। क्रेडिट सेल करी यूएसए में, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये होगा, है ना? है फॉरेन करेंसी, अब वो कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है तो ऐसे। अब मान लो $1000 की सेल करी, कितने की? तो $1000 की।
तो ठीक है, 1,000 की हमने अगर सेल करी है यहाँ 1,000 की, तो उससे लेंगे भी कितना, $1,000 ही तो लेंगे। लेकिन बेटा 2 महीने बाद हमने बोला है पैसा लेने को, जब माल बेचा तो $80 का था, जब पैसे लिए तो $90 का हो गया, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा हुआ कि नहीं? तो इसको डील करता है AS11। कौन डील करेगा? वो कहता है इस तरह जो फायदा हुआ वो ले जाओ PL में क्रेडिट कर दो। क्या करें? PL में क्रेडिट कर दें। इसका उल्टा भी हो सकता था, हमने 1,000 का परचेज किया, क्रेडिट परचेज, और पैसा देना है, जब पैसा देना हुआ तो $90 का हो गया, तो 80,000 के बजाय कितना जाएगा? 10,000 एक्स्ट्रा गया, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज लॉस। क्या बोलोगे? वो PL की डेबिट में जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में आपको किसी भी तरह की फॉरेन करेंसी में फायदा या नुकसान हो रहा है, तो जो उसका ट्रीटमेंट होता है AS11 के हिसाब से वही करिए। क्या होता है? फायदा हुआ तो PL में क्रेडिट कर देते हैं, नुकसान हुआ तो PL में डेबिट कर देते हैं। आगे बेटा, इनकम टैक्स। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25, quarterly tax will be computed on the basis of weighted average tax rate। शॉर्ट में लिखते हैं WATR। WATR का फॉर्मूला है टोटल एस्टिमेटेड एनुअल टैक्स divided by total estimated annual income multiplied by 100। मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये समझेंगे ब्रेक के बाद, इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना होगा।